अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के हमारे पास ऑब्जेक्टिव डिफिनीशन है और एक है सब्जेक्टिव डिफिनीशन। तो ऑब्जेक्टिव डिफिनीशन को मज़ीद कैटेगराइज किया गया है। फर्दर 3 कैटेगरीज में ऑब्जेक्टिव डिफिनीशन को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास है क्लासिकल डिफिनीशन, सेकंड है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिफिनीशन और थर्ड है एक्सोमेट्रिक डिफिनीशन। तो आज हम इनको भी डिटेल से करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है क्लासिकल डिफिनीशन। हम क्लासिकल डिफिनीशन देखते हैं। देखें हमारे पास क्लासिकल डिफिनीशन क्या है। इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन प्रोड्यूस एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव and equally likely outcomes, and if m is the number of favorable outcomes, then a be the event represented these outcomes, that a's probability of a is equal to m divided by n। क्लासिकल डिफिनीशन में हम क्या कहते हैं कि आपके पास आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में आपके पास जो इक्वली लाइकली इवेंट मींस के जो पॉसिबल आउटकम्स है आपके पास, उन तमाम पॉसिबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। तो जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं उसमें आपके पास जो टोटल सैंपल स्पेस के जो यानी टोटल जितने पॉसिबल आउटकम्स है आपके पास वो एन से रिप्रेजेंट करें आप। ठीक है, एन से, और जो आपके फेवरेबल आउटकम्स है यानी जिस आउटकम में आपका इंटरेस्ट है वो एम से रिप्रेजेंट करें। नंबर, उनके जो नंबर आपके जिसमें आप इंटरेस्टेड है वो नंबर जितने टाइम वो अक्कर हो रहा है उसको एम से रिप्रेजेंट करें। तो आपके पास क्या क्लासिकल डिफिनीशन क्या बनेगी, एम डिवाइडेड बाय एन, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। टोटल सैंपल स्पेस मींस कि आपके पास जितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो तमाम, या आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस जो है वो टोटल सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपके पास क्लासिकल डिफिनीशन है कि आपने जो प्रोबेबिलिटी जिसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करना चाहते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपके फेवरेबल आउटकम्स है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड करें टोटल पॉसिबल आउटकम्स पे, आपको उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो मिल जाएगी। हमारे पास कुछ लिमिटेशन है इस डिफिनीशन में, तो वो देखें। दिस डिफिनीशन इज सेड टू बी इन्वॉल्व सर्कुलर रीजनिंग एज अ टर्म इक्वली लाइकली रियली मीन्स इक्वली प्रोबेबल, मीन्स कि आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, उन तमाम आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। Thus, a probability is defined by introducing concepts that presumes a prior knowledge of the meaning of probability. This definition is not applicable when the assumption of equally likely does not hold। ठीक है ना, जब equally likely की assumption ही hold नहीं करेगी तो आपके पास ये definition जो है वो apply नहीं हो सकती। फिर this definition becomes fails when the number of possible outcomes may be infinite। अब जो total number of possible outcomes की हम बात कर रहे हैं वो आपके पास अगर वो इनफाइनाइट हो जाए तो ये डिफिनीशन वहां पे फेल हो जाती है। देन वी मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज रिलेटिव डिफिनीशन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी, और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अपोस्टीरियर डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। if a random experiment is repeated a large number of times, say n, under identical condition, and if in event a observed to occur m times, then probability of a is equal to limit n approaches infinity m divided by n। क्लासिकल डिफिनीशन में हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड करें टोटल पॉसिबल आउटकम्स पे। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, वहां पे हमने क्या कहा कि अगर जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या हो जाए, इन्फिनिटी तक, मतलब आप एन जो है वो इतना लार्ज करेंगे वो इन्फिनिटी तक चले जाए, तो वहां पे फिर हम क्लासिकल डिफिनीशन यानी m बाय n अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपने रिलेटिव डिफिनीशन की तरफ आ जाना है, मींस आपने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा लेना है। और यहाँ पे भी हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस है, वो देखें क्या है कि इफ कंडीशन अंडर विच इन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड मे चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, देन दिस डिफिनीशन फेल्स। अच्छा ये देखिए ना, इस डिफिनीशन पे आप देखिए गौर करें तो हमारे पास क्या है कि अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, कि आपके पास जो एक्सपेरिमेंट जो रिपीट हो रहा है बार बार,
वो रिपीट तो हो रहा है, बट कंडीशन क्या है कि वो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन रिपीट होगा, यानी हर एक्सपेरिमेंट के लिए कंडीशन एनवायरनमेंट जो है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एक ट्रायल से दूसरे ट्रायल में आपके पास वो एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो गया है, लाइक फॉर एग्जांपल आप कॉइन टॉस करते हो, तो एक ट्रायल में आपके पास कॉइन जो बिल्कुल साफ कॉइन है और आपने टॉस किया, ठीक है, लेकिन दोबारा जब आप उसको जमीन से उठाते हैं और उस पे अगर कोई मिट्टी लग गई, ठीक है, तो आपके पास क्या है, और आप दोबारा टॉस करते हो तो वो इन्वायरमेंट चेंज हो गया उसका, ठीक है ना। यहाँ पे फिर ये रिलेटिव डिफिनीशन पर अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन है कि इन्वायरमेंट सेम होना चाहिए। तो आपके पास क्या है, अपने इन्वायरमेंट को भी देखना है कि आपके पास एक ट्रायल में एक जैसा इन्वायरमेंट था, बिल्कुल वैसा ही इन्वायरमेंट आपको नेक्स्ट ट्रायल में भी चाहिए। तो ये अगर एनवायरनमेंट चेंज हो गई तो आपकी डिफिनेशन यहाँ पे फुलफिल नहीं होगी। इट इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिस टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एंड हेंस द रेशियो mn may not be unique। नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सोमेटिक डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। दिस डिफिनेशन इज बेस्ड ऑन एग्जाम। While exam means is a statement that is assumes to be true। ये क्या है, ये डिफिनेशन आपके पास कुछ एग्जाम पे बेस करती है। एग्जाम क्या होते हैं, ये आपके पास कोई स्टेटमेंट होते हैं दैट इज assumes टू बी ट्रू, और वो स्टेटमेंट्स क्या है, फर्स्ट हमारे पास है कि फॉर एन इवेंट ए 0 लेस और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस और इक्वल टू ए। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि आपके पास एक कोई भी इवेंट है और आपके पास कोई भी इवेंट हो, ठीक है, जब आप उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ना, तो आपके पास उसका रिजल्ट 0 एंड 1 के दरमियान में आएगा, या तो 0 होगा या 1 होगा, या रिजल्ट जो होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा कोई, ठीक है। लेकिन रिजल्ट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 एंड नॉट बी लेस देन 0। इट मस्ट बी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी 1 है, प्रोबेबिलिटी 1 मीन कि वो आपके पास श्योर इवेंट है। ये देखिए सेकंड हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ s इक्वल टू 1 वेयर s इज अ श्योर इवेंट, यानी आपके पास जो श्योर इवेंट हो और आप उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। नेक्स्ट देखेंगे, इफ a एंड b आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b, ठीक है ना, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज थे। अब सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी देखें, it is the measure of strength of a person's belief regarding the occurrence of an event A। यानी ये आपके पास क्या है कि जो पर्सनल बिलीव होता है किसी भी इवेंट के अकरेंस के बारे में, वो आपके पास सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में आता है, ठीक है ना, कि जो पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे जो आप कहते हो तो वो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है। या आप ऐसी भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हो कि द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, और वो क्या है कि the subjective probability has a disadvantage that two or more person faced with the same evidence may arrive at different probabilities। तो ये स्टूडेंट्स आज हमने क्या किया, डिफरेंट डिफिनीशन हमने पढ़े प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को हमने क्लासिकल डिफिनीशन में भी डिफाइन किया है, रिलेटिव में भी, एक्सोमेटिक में भी और सब्जेक्टिव में भी हमने डिफाइन किया है, और हमने इनकी लिमिटेशन भी पढ़े हैं कि अगर आपके पास जो क्लासिकल में जैसे हमने पढ़ा कि आपके पास n जो है वो लार्ज हो जाए तो आप क्लासिकल नहीं कर सकते, फिर आप रिलेटिव की तरफ चले जाते हैं फिर, ठीक है। और कुछ स्टेटमेंट्स एक्सोमेटिक में आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, अगर वो फिल हो रहे हैं तो आपके पास फिर एक्सोमेटिक डिफिनीशन होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।